नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज प्रैक्टिस सेट 3 है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि समय कम बचा हुआ है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यु प्लस उपकार, बी है प्रति प्लस उपकार, सी है प्र प्लस उपकार और डी है प्रति प्लस उपकारी। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। ठीक ना, यह ईयड़ स्वर संधि है। ठीक ना, जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर ऊ आता है, ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो आता है, तो ई का परिवर्तन आधा य में हो जाता है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो देखिए यथाशक्ति में जो है यह अव्ययी भाव समास है। ठीक ना, जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, ठीक ना, अर्थात उपसर्ग हो, आसान भाषा में समझिए उपसर्ग, उसी को अव्यय बोलते हैं। ठीक ना, और वही पद प्रधान हो तो वही क्या होता है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसमें दिया है यथाशक्ति का जब समास विग्रह हम करेंगे तो शक्ति के अनुसार जहाँ यथा क्या एक अव्यय है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अंधकार, कूप, अमीर, चंचू। तो कह तद्भव। देखिए अंधकार जो है ये तत्सम है, कूप जो है तत्सम है, चंचू जो है तत्सम है। ठीक ना, चंचू का तद्भव जो होगा चोच होगा, और कूप का क्या होगा, कुआं होता है, और अंधकार का अंधेरा होता है। ठीक ना, लेकिन अमीर जो है यह तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शायद आज वर्षा होगी, इस वाक्य में इस वाक्य के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। कह रहे शायद आज वर्षा होगी, मतलब क्या है, संदेह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो देखिए ये जो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि संदेह है कि वर्षा होगी। ठीक ना, शायद। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जब वृक्ष से पत्ते जब गिरेंगे तो अलग होगा ना, तो अलग के लिए अपादान कारक होता है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अरविंद शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कल्प वृक्ष, गुलाब, कमल, केवड़ा। तो देखिए अरविंद का जो होगा वह कमल होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्या होता है, कमल का पर्यायवाची और कौन कौन होता है, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव, पुंडरीक। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर चंचल, चेतन, जंगम, जड़। तो देखिए अस्थावर का जो होगा विलोम वह जंगम हो जाएगा। ठीक है, अस्थावर का जो अर्थ होता है एक ही स्थान पर स्थिर, जैसे मकान हुआ, वृक्ष हुआ, और जंगम का जो अर्थ होता है चलता फिरता। ठीक ना, गतिशील। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुयज्ञ और यज्ञ। तो जब सब कुछ जान रहा है तो सर्वज्ञ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रज्वलित, उज्ज्वल, कवयित्री, श्रृंगार। कर अशुद्ध वर्तनी वाले, तो देखिए कवयित्री ये तो सही है, श्रृंगार इसमें थोड़ा सा कुछ लग रहा है, और प्रज्वलित भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, तो ये श्रृंगार इसका हो जाएगा। श्रृंगार में गलत है, ठीक ना। तो देखिए इसका श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है यह होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। खोदना पहाड़ निकला चुहिया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो पहाड़ खोदकर चुहिया पकड़ना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, बहुत परिश्रम बहुत अधिक और लाभ बहुत कम, बिना परिश्रम के लाभ। तो मतलब बहुत परिश्रम किया लेकिन मिला कुछ नहीं, कम लाभ मिला, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ, स्र को क्या माना जाता है? स्वर, अंतस्वर, संयुक्त स्वर, उष्म स्वर। तो देखिए इसको जो संयुक्त स्वर माना जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मोहर्मित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, मधन उर्मी। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी, ठीक ना। यह गुण संधि है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है यदि इसका विग्रह पीला है, अंबर जिसका अर्थ कृष्ण से किया गया है? तो कर्मधार समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए जो हो जाएगा, तुलना की गई है कृष्ण से, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर के दोनों पद किसी तीसरे शब्द या तीसरे का अर्थ निकालता है तो वह होता है बहुब्रीहि समास, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए संबोधन का चिन्ह है तो इसलिए संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। वर्ण व का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। वो आ रहा है ना, तो ओष्ठ आ रहा है, दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। दांत और ओष्ठ का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए बुढ़ापा में क्या हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा हुआ, ठीक ना। यह कैसी संज्ञा है? गुणवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए अत्यंत जो शब्द है तो इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग पूछ रहा है ना, अत, अति, अत्या। तो देखिए इसका जो उपसर्ग है अत हो जाएगा, ठीक ना। नहीं अत ना, अत्यंत है ना, अति धन अंत होता है तो अत्यंत होता है, तो अति इसका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशत या विदेशी भाषा से आया है? आग, खेत, ऊँट, डॉक्टर। तो देखिए जो डॉक्टर है ये विदेशी है, इंग्लिश शब्द है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यह मेरी कार है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? करा यह मेरी कार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए जब मेरी कार है निजी बात हो रहा है ना, और ये क्या है, निश्चित है कि यह मेरी ही कार है, तो निश्चित है तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है?
यह धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो देखिए एक क्रिया विशेषण है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, अनाहुत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अनाहुत का क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पराभूत, बी है आहूत, सी है अतीत और डी है आमंत्रण। तो देखिए अनाहुत का क्या हो जाएगा? आहूत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, आतुधान का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वसन, आग, राक्षस या निशाचर या अश्व। यातुधान का जो होगा राक्षस या निशाचर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो धन अन, ठीक ना, पवन हो जाएगा। यह अयादि संधि है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान में दर्द होना, बी है चुपचाप कुछ कहना या दीक्षा देना या बहकाना, और सी है जादू टोना करना, और डी है चुगली करना साफ साफ। कान में फूकना इसका मतलब चुपचाप कुछ कहना या दीक्षा देना या बहकाना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटे बर्तन में अधिक पानी रखना, विस्तृत बात को विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, सी है असंभव कार्य करना, डी है मूर्खतापूर्वक या मूर्खतापूर्ण बातें करना। गागर में सागर भरना मतलब छोटे बर्तन में अधिक पानी भरना नहीं, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, 25 हो गया। 26, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? देखिए सीडीपी में भी आता है, और भाषा जो है हिंदी है तो हिंदी में भी पैडागोजी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसीलिए सभी क्वेश्चन को हम लिए हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है भाषा अर्जन तंत्र के माध्यम से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया के अनुबंधन द्वारा, और केवल व्याकरण के नियमों को रटाकर। तो देखिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27 देखेंगे, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान से अज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर चलती है? आगमन विधि नहीं चलती है, निगमन विधि चलती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र प्रिंट करवाना नहीं, कक्षा में ऐसी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता जो लिखित या छपे हुए रूप में बच्चों के भाषा प्रयोग से जुड़ी हो, जैसे चार्ट, कविता, कहानी। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, नोआम चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित, अनुकरणीय, धीमी गति। तो देखिए इनके अनुसार जो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के तहत भाषा में व्यापकता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल साल के अंत में बड़ी परीक्षा ले लेना, गलत। भाषा के सभी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनके व्यवहारिक प्रयोग का मूल्यांकन करना, ठीक ना। तो व्यापक का मतलब यही होता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम स्थान दिलाना, नहीं। निदानात्मक परीक्षण के बाद खोजी गई बच्चों की कमियों और अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना, ये बात ठीक है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की श्रव्य या श्रवण योग्यता, सुनने की क्षमता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लाउड स्पीकर पर गाने सुनाना नहीं, परस्पर बातचीत और कहानी सुनाकर उस बच्चों को प्रतिक्रिया लेना। ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस सेट प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम डेली आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है। तो देखिए जो भाषा अर्जन होता है वह कहीं भी सीखी जाती है, औपचारिक अनौपचारिक रूप से, और जो भाषा अधिगम होता है वह एक क्रमिक होती है, ठीक ना, स्कूलों में सीखी जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश और सहजता होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे अगला, कविता शिक्षण के समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कविता के कठिन शब्द को अर्थ रटवाने पर नहीं, कविता में केवल नहीं व्याकरणीय भाषा पर नहीं, कविता के भाव रस स्वादन और आनंदानुभूति पर। तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस भाषाई विकार या अक्षमता से संबंधित है। तो लिखने से की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, गणना करने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो ये देखिए पढ़ने की अक्षमता से यह ग्रसित होती है। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य किसे माना जाता है और इसके रचयिता कौन है। तो देखिए महाकाव्य के रामचरितमानस तुलसीदास, बी है पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई, और सी है साकेत मैथिली चरणगुप्त, और डी है कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो कह रहा है कि हिंदी महाकाव्य का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य, जो हिंदी का प्रथम जो प्रामाणिक जो महाकाव्य है उसके रचयिता जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, कबीरदास की वाड़ियों का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके मुख्य रूप से कितने भाग है। तो देखिए इसके 3 भाग है बीजक के, ठीक ना। कौन कौन से, साखी, शबद और रामायणी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो देखिए जो स्वर्ण काल कहा जाता है वह भक्तिकाल को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी सी, इस अमर पंक्ति के रचयिता कौन है। तो महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, शिवानी। तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती। तो ये जाना जाता है महादेवी वर्मा को, ठीक ना। ये इन्होंने यामा लिखी है, ठीक ना, या इनको माना जाता है आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक और कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली चरणगुप्त। तो देखिए जो छायावाद के प्रवर्तक है कामायनी के महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र का वह कौन सा अधूरा उपन्यास है जिसे उसके पुत्र अमृत राय के बाद में पूरा किया गया। तो देखिए गोदान, गबन, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो ये जो है मंगलसूत्र है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रेमचंद्र का अंतिम और अधूरा उपन्यास है। पूछा जाता है प्रेमचंद्र का अंतिम और अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वह जो है मंगलसूत्र है। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे,
हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक कौन थे? तो बनारस में हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र, कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इलाहाबाद में बाल कृष्ण भट्ट और आगरा में राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए कलकत्ता में हुआ था पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? भय, विस्मय, आश्चर्य, शोक या उत्साह। तो अद्भुत है तो आश्चर्य होगा या विस्मय, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16, 24, 11, 28। तो देखिए प्रत्येक चरण में रोला में 24 मात्राएं होती है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस पंक्ति में जो है श्लेषम अलंकार है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्लेषम अलंकार। देखिए इस पंक्ति में जो सुबरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ है, ठीक ना। कवि ने सुबरन का अर्थ निकाला अच्छे शब्द से, व्यभिचारी मतलब होता है कामी पुरुष और अच्छा रूप रंग, ठीक ना। और चोर के लिए इसका जो अर्थ निकला है सोना या स्वर्ण। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 47 है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसमें रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ क्योंकि चंद्रमा के समान खिलौने की बात हो रही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है जो कठिन कार्यों और युद्ध के प्रति मन में उत्साह जगाता है? क्रोध होता है, उत्साह होता है, विस्मय होता है, हास होता है। तो देखिए वीर रस का जो होगा यह उत्साह होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों उत्प्रेक्षा अलंकार है? यहाँ पर कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों में ऐसी संभावना व्यक्त की गई है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो, ठीक ना। इस पंक्ति में प्रयुक्त जो वाचक शब्द है मनहु, यह मानव के समान है, ठीक ना। अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार की स्पष्ट पहचान कर रहा है। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है। मात्रिक छंदों में गुरुवर्ण जिसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, इसका संकेत चिन्ह क्या है? तो देखिए खड़ी पाई तो ये गुरु का नहीं है, लघु का है। ये अर्धचंद्र बिंदु है, ये भी नहीं। तो वक्र रेखा या अवग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं अवग्रह भी, ठीक ना। छंदों की गणना में दीर्घ स्वर जैसे आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ तथा अनुस्वार या विसर्ग युक्त वर्णों को गुरु माना जाता है, ठीक ना। इसे वक्र रेखा या अवग्रह रेखा भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।